गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। जितने भी क्लास अभी तक मैंने डाला है, आई होप आप लोग को पसंद होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप उस क्लास के नीचे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को प्रॉपर देखा जाएगा और उससे रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो चलिए हम लोग, जैसा कि क्लास 9th बायोलॉजी का कुछ टॉपिक पढ़ाया है मैंने और आज कुछ टॉपिक होगा। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको सेल पढ़ाया है, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ाया। जब मैंने सेल और डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा दिया, फिर मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को दो ही चीजें मैंने बताया। पहला मैंने सेल वॉल पढ़ाया था, दूसरा मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था। और जैसा कि लास्ट क्लास जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, आप लोगों को भी लगा होगा कि बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, और इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, आज थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, पीछे वाले क्लास को रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को। तो क्या मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें आपने कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ा था। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। फर्स्ट था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड था पेसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का में क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है, और पेसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी सॉल्यूशन है, वो अपने लोअर रीजन से हायर रीजन में जाते हैं। और जो पेसिव ट्रांसपोर्ट था, वहां पे जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का, वो हायर रीजन से लोअर रीजन में आता है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया था, पैसे का एग्जांपल दिया था, मैंने चॉकलेट का दिया था, सो ऑन। तो आपने ये समझा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगा, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी सब्सटेंस को अपने लो रीजन से हाई रीजन में जाना है। और जो भी मैंने बताया था, तो उसके हम लोगों को टाइप नहीं पढ़ना था। पेसिव ट्रांसपोर्ट के मैंने दो टाइप बताया था, पहला था डिफ्यूजन, दूसरा था ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है। लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है कि जहां पे आपके तीनों मीडियम में हो सकते हैं, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस, ये तीनों मीडियम में हो सकता है डिफ्यूजन। लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस था, वो सिर्फ आपके लिक्विड मीडियम में होते हैं, मतलब वाटर का मूवमेंट होगा, वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होगा, वो आपका होता है ऑस्मोसिस, और जहां पे आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगा होगा, वो होता है आपका डिफ्यूजन। तो आपको अगर उन दोनों में डिफरेंस पूछेगा, तो पहला में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एब्सेंट था डिफ्यूजन में, और ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्मोसिस कौन से मीडियम में होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में होते हैं। सॉरी, डिफ्यूजन आपके तीनों मीडियम में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, बट ऑस्मोसिस आपके सिर्फ एक ही मीडियम में होते हैं, जो कि है लिक्विड। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, फिर आपको मैंने ये बताया कि ऑस्मोसिस के भी दो टाइप हैं, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो का मतलब है इनसाइड, एक्सो का मतलब है आउटसाइड। इंडो ऑस्मोसिस मतलब इनटेक ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, मतलब पानी जो है वो मूव कर रहा है सेल के अंदर, और एक्सो ऑस्मोसिस में जो वाटर का मूवमेंट है सेल के बाहर था। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ रहा है, तो इंडो ऑस्मोसिस होता है, और अगर जो वाटर का मॉलिक्यूल है सेल से बाहर जा रहा है, तो एक्सो ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद आज और टॉपिक आगे हम लोग को पढ़ना है। तो आज का टॉपिक रहेगा, पहले समझेंगे प्लाज्मोलाइसिस को। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हो रहा है, चेंजेस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा उन सब से। और दूसरा, डिफरेंस बिटवीन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। लास्ट क्लास में था इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस, आज के क्लास में होगा इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले समझेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो पहले प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, तो ये है ना श्रिंकेज ऑफ लिविंग कंटेंट, श्रिंकेज ऑफ लिविंग कंटेंट, या पार्ट भी लिख सकते हैं, ऑफ द सेल। अब इसका क्या मतलब है, तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, जब एक सॉल्यूशन के अंदर, मान के चलिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आप अगर एक प्लांट सेल को डालोगे, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो जब एक सॉल्यूशन के अंदर आप प्लांट सेल को डालते हैं, तो प्लांट सेल में क्या हो रहा है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग कंटेंट, एक सेल के अंदर लिविंग पार्ट भी है
और डेड पार्ट भी। तो उसमें जो सॉल्यूशन है, ये सारा सॉल्यूशन है। अब सेल के अंदर सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन फिर भी सेल के अंदर जितने भी लिविंग पार्ट है वो सब श्रिंक हो जाएगा सॉल्यूशन की वजह से। लेकिन जो डेड पार्ट, जो सेल वॉल है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही होगा। चाहे इसमें हम कितना भी प्रेशर लगा ले, चाहे इसके अंदर पूरा सॉल्यूशन भर के दे देंगे, लेकिन फिर भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये लिविंग पार्ट है, वो श्रिंक हो जाएगा, एक साइड में आ जाएगा। लेकिन जो आपका डेड पार्ट सेल वॉल है वो अभी भी वैसा का वैसा शेप मेंटेन करके रखेगा। तो इसी वजह से प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस वेयर लिविंग कंटेंट ऑफ अ प्लांट सेल वाज श्रिंक। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल का जो पार्ट होता है लिविंग वाला, वो श्रिंक हो जाता है। इसको एक और लैंग्वेज में नीचे में लिख दे रहे हैं, ये तो बहुत शॉर्ट में हो गया। देखिए यहां क्या लिखा है मैंने, श्रिंकेज ऑफ लिविंग कंटेंट, मतलब सेल के अंदर जो भी पार्ट लिविंग पार्ट था उन सब का श्रिंकेज हो जाता है, उसी चीज को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको आप दूसरे टर्म में लिखेगा, द प्रोसेस बाय विच लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, द प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल shrink in living content। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट सेल श्रिंक करता है सिर्फ लिविंग कंटेंट को। मतलब ये लिविंग पार्ट जितने भी सेल का होगा वो ही सिर्फ यहाँ पे होगा श्रिंक, बाकी पार्ट जो भी डेड रहेगा, डेड में क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो श्रिंक नहीं करेगा। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल या लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वाज श्रिंक, ऐसा लिखना ज्यादा सही रहेगा, लिविंग कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक, ये सही रहेगा, इसको मैं हटा दे रही हूँ, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो चलिए, द प्रोसेस बाय विच लिविंग कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक। लिविंग कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल मतलब प्लांट सेल के अंदर जो भी लिविंग पार्ट, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होगा वो अगर श्रिंक हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? श्रिंकेज ऑफ लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब लिविंग कंटेंट का श्रिंक हो जाना। अगर ये एक सेल है जिसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ऑल सेल ऑर्गेनल्स, एग्जांपल लेते हैं, सारे ही सेल ऑर्गेनल्स होगा। तो इसमें से जितना भी लिविंग पार्ट है, सेल वॉल को छोड़ के सब जो है सेल में वो सब लिविंग है, तो उन सब का यहाँ पे हो जाएगा श्रिंक, सारा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ सेल वॉल नहीं श्रिंक होगा। तो आई होप प्लाज्मोलाइसिस समझ में आया होगा कि क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके प्लांट सेल के अंदर का लिविंग कंटेंट, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो कि श्रिंक हो जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, अगर प्लांट सेल को आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो सिर्फ लिविंग कंटेंट जो है प्लांट सेल का वो श्रिंक होगा, और डेड कंटेंट जो है जैसे कि सेल वॉल, उसका कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो प्लाज्मोलाइसिस समझ गए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वही उसी के आगे ऑस्मोसिस जैसे लिखे आपने वही उसके नीचे लिख लेना, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये आपको पक्का पता है, कल आपने पढ़ा था ऑस्मोसिस में। एंडो का मतलब इनसाइड और एक्सो का मतलब आउटसाइड, और साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या एक फ्लूइड है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर इनसाइड हो रहा है कोई भी मॉलिक्यूल्स, अगर साइटोप्लाज्म के इनसाइड आ रहा है तो इंडोसाइटोसिस हो रहा है। इसको सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, जैसे फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। सेल अगर खाना खाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस, सेल अगर पानी पीते हैं उस प्रोसेस का नाम है पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, आउटसाइड, ये साइटोप्लाज्म से कुछ भी बाहर जा रहा है, तो बाहर निकलने का प्रोसेस, आउटसाइड हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसी प्रोसेस का नाम एक्सो। एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकल रहा है ना, तो सेल इससे अपने कंटेंट को सेल से बाहर निकाल रहा है। अब चलिए इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका। द प्रोसेस बाय विच cell moves inside the cytoplasm। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल
मूव कर रहा है किसी के अंदर, साइटोप्लाज्म के इनसाइड। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सेल का जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर की साइड मूव करेगा, तो वो है इंडोसाइटोसिस। वही सेल के बाहर की तरफ मूव कर लेगा जहां पे लीव आउट, एक्सक्रिएट, वॉमिटिंग, सेल एक्सक्रिएट या लीव आउट फ्रॉम सब्सटेंस लिख देते हैं, फ्रॉम द सेल। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, सब्सटेंस एक्सक्रिएट या लीव आउट फ्रॉम द सेल। अब ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जैसे कि मान के चलिए ना फूड है, खाना, ठीक है, सेल अपने अंदर लेगा इस फूड को और फाइनली उस फूड को खा लेगा। फूड डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड से बनेगा कुछ वेस्ट बनता है, फिर इस वेस्ट को बाहर भी निकालेगा। तो सेल जो अंदर ले रहा है, इनसाइड, फेगोसाइटोसिस, अंदर की साइड लेगा, उस प्रोसेस का नाम है इंडोसाइटोसिस। जब सेल इस चीज को बाहर निकाल रहा है, जो वेस्ट बना वो एक्सक्रिएट आउट करेगा, लीव आउट करेगा, इसी प्रोसेस का नाम एक्सोसाइटोसिस। एक्सक्रिएट मतलब बाहर निकाल देना। तो इसको जनरल टर्म्स में सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। यहां मैं नीचे लिख दी, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग। मतलब हम लोग जनरल टर्म में सेल वॉमिट कर दिया, मतलब उल्टी कर दी। तो इस प्रोसेस का नाम है सेल वॉमिटिंग। इसमें ना दो अलग अलग प्रोसेस और भी आएंगे। इट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इनको फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कहेंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल खाना खाने का प्रोसेस, एंड पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल ड्रिंकिंग, मतलब सेल जब पानी पीते हैं उस प्रोसेस का नाम है पिनोसाइटोसिस। जब सेल खाना खाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। ऊपर मैं उसका लिख दे रही हूँ, प्लाज्मोलाइसिस को हटाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या था, श्रिंकेज ऑफ लिविंग कंटेंट। जो भी प्लांट सेल के अंदर लिविंग कंटेंट है वो सब श्रिंक हो जाएगा, उस प्रोसेस का ही नाम है आपका प्लाज्मोलाइसिस। देखिए यहां पे क्या बताया मैंने, फैगोसाइटोसिस, जिसको बोलते हैं सेल ईटिंग। जैसे पता है ना, अमीबा का जो सेल होता है वो अपने फैगोसाइटिक, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते ये है एक अमीबा, उसका कोई सेल फिक्स नहीं होता। अमीबा को अगर यहाँ पे एक फूड मिलेगा तो सबसे पहले अमीबा अपने फूड को लेने के लिए अपने सेल के अंदर से उसी से एक फॉल्स फिट निकालते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब फॉल्स फिट, तो वो पैडले जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, फूड तो नहीं है उसका, लेकिन इसको स्यूडोपोडिया बनाते हैं और उस फूड को कवर करते हैं। फिर वो इन्वेजिनेट करेंगे और फूड को कवर करते हैं, और फाइनली इस फूड को कवर करने के बाद अपने अंदर ले लेंगे सेल में। अब ये फूड आ गया अंदर। जैसे फूड अंदर आता है, अमीबा रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इस पे वर्क करेगा और उस फूड को ब्रेक कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। खाना जो भी था वो खा के एनर्जी बनाया, उससे बनता है वेस्ट। जो भी वेस्ट बनते हैं बॉडी में, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। तो फिर उसी प्रोसेस से जो फैगोसाइटोसिस किए थे और वो इनवेजिनेट करके फिर से एक्सक्रिएट आउट करेंगे, ओपन होगा और फाइनली एक्सक्रिएट करके बाहर निकालेंगे। मेरे हाथ का मूवमेंट देखिए, इसमें अगर नहीं समझ तो देखें। पहले ये एक अमीबा एग्जांपल, यहाँ उसको एक फूड मिला, पहले वो अपने सेल को इन्वेजिनेट करेगा, अंदर की साइड ले जाएगा धीरे 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 करके, और ऊपर से आके वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा करके फूड को कवर कर लेगा। जैसे ये फूड अंदर की साइड आ जाएगा खाना, अब उस पे होगा डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क करेगा, ब्रेक करेगा उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में। जब वो फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उस फूड को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उससे जो वेस्ट बनता है, जो भी वेस्ट बना, फिर से वो अपने इस वॉल को ओपन करेंगे, जो भी मेम्ब्रेन था, फिर उस वेस्ट को बाहर निकालते हैं और एक्सक्रिएट आउट करते हैं। तो एंडोसाइटोसिस से जो अमीबा है वो खाना खाती है, मतलब फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस से उस प्रोसेस से पानी पीते हैं, और एक्सोसाइटोसिस से उससे वेस्ट निकालते हैं। तो अभी तक 3 टर्म बताया, इंडोसाइटोसिस सेल ईटिंग, मतलब सेल अगर खाना खा रहा है या पानी पी रहा है, जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस, और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, सेल के खाना खाने का प्रोसेस हो गया, सेल ईटिंग मींस फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल ड्रिंकिंग, यहां लिख दे रहे हैं, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग।
सेल के पानी पीने का प्रोसेस। अब इसके अलावा है एक्सोसाइटोसिस, तो वो क्या है, वॉमिटिंग, सेल वॉमिट, मतलब जो भी वेस्ट था उसको सेल से बाहर निकालना है। पहले खाना खाएगा, पानी पिएगा, एनर्जी बनाएगा और फिर जो वेस्ट बना उसको बाहर निकाला है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो अभी तक क्या बताया मैंने कि सेल के, अभी भी जितना मैंने बताया सबको, सेल के खाना का, पानी पीने का प्रोसेस और एक्सक्रिएट आउट करने का प्रोसेस था। पहला है एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच सेल मूव इनसाइड द, या सब्सटेंस लिखते हैं, सेल से ज्यादा बढ़िया रहेगा, सब्सटेंसेस मूव्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस सेल के अंदर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो ये प्रोसेस आपका हो गया एंडोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब सब्सटेंस एक्सक्रिएट या लीव आउट फ्रॉम द सेल, एक ऐसा सब्सटेंस जो सेल से बाहर रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जनरल टर्म्स में इसको बोला जाता है सेल वॉमिटिंग। कभी भी आप एक्सोसाइटोसिस को देखोगे ना, सेल वॉमिटिंग क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी फूड या जो भी एनर्जी सेल ने बनाया उस फूड के थ्रू, अब वो फूड से बना वेस्ट और वेस्ट को निकालने के लिए जो वो वॉमिट करेंगे, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्विजिनेट करते हैं और फाइनली उसी प्रोसेस से वो सेल को वॉमिट करते, बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप थे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में होता है सेल ईटिंग, जो कि अमीबा के अंदर हो रहा है। पिनोसाइटोसिस में होता है सेल ड्रिंकिंग, तो सेल को खाना खाने का प्रोसेस क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस। सेल के पानी पीने का प्रोसेस क्या है, पिनोसाइटोसिस। अब आपसे कोई पूछे फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, एक्सोसाइटोसिस सेल वॉमिटिंग। कितना इजी है, तीन चीजें से आपको पक्का लर्न हो जाएगा। पहला फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग एंड थर्ड वन एक्सोसाइटोसिस सेल वॉमिटिंग। खाना खाना है, पानी पीना है और डाइजेस्ट करके फिर एक्सक्रिएट आउट करना। इट इज वेरी सिंपल, मैंने ऐसे बोल के आपको समझा भी दिया है। अब आप इसको लर्न भी 2-4 बार पढ़ोगे, आपको ये चीजें आ जाएंगे। अब चलिए, जैसा कि अभी तो ये टॉपिक कंप्लीट है, अब इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब मैं आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीजें पढ़ा दिया, तो चलिए डिफरेंस करते हैं। आप लोग को पहले लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मेरे साथ में मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन आपको पहले बताना है कि क्या क्या है। जो जो चीजें मैंने लिखाया उसी के बेसिस पे आपको डिफरेंस बनाना है और कमेंट में लिख के बताना है। चलिए अब क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। आज आपके पास 2 क्वेश्चन भी हो गया, पहला मैंने अभी नीचे कराया, ऊपर बता दी। डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। चलिए बीच से बड़ा सा लाइन कर लेना है और एक साइड आप लिख लेंगे, ब्लू का यूज कर लेते थोड़ा सा, सारा ब्लैक ब्लैक से हो गया। एक साइड आप लिखेंगे सेल वॉल, दूसरे साइड आप लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम चीज है, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आप लोगों को बताना है सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है, थिक होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, व्हाट। लिखिए इट इज रिजिड, ये कैसा था, हार्ड है। सेल वॉल हमारा रिजिड होता है, नॉन लिविंग होते हैं। क्या आप लोग को ये पॉइंट नहीं लाना है, सेल वॉल रिजिड मींस हार्ड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है कैसा था, इट इज थिन, पतला होता है, थिन होता है ना। और क्या ये नॉन लिविंग है, नो लिविंग है। अभी ना इतने मैंने पहले पढ़ाया, फिर अभी ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। आई होप आपको ये चीजें ना बहुत इजी लगेगा, जिसे आप पढ़ रहे हो उसी चीज को लिख रहे हो, खुद से कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं है, वहां पढ़े वही चीजें लिख रहे हो। मैंने पॉइंट में भी लिखाया था सेल वॉल इज रिजिड नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज थिन, पतला होता है, ये मोटा है, हार्ड है। तो ये कैसा होगा, लाइट तो नहीं लिखे, थिन, ठीक है, और लिविंग होते हैं, ठीक है। तो अभी तक बस एक पॉइंट लिखा है, सेल वॉल इज रिजिड और नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज थिन एंड लिविंग।
दूसरा पॉइंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इट इज फ्रीली, क्या था आपको बोलना है, परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, नीचे लिख दे रही हूँ, छोड़िए यहीं से हटा के नीचे लिख देते हैं, इट इज फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमेबल है, अपने अंदर सबको जाने देना, फ्री है, कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, आ जा जिसको आना, ऑक्सीजन आ जा, CO2 आ जा, फूड आ जा, जो मर्जी सब आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फ्रीली परमेबल अपने सबको जाने दे रहा है। अब इनको तो प्रॉब्लम है, ये कैसा है, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, ये सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, चलो तुम आ सकते हो, सेलेक्टिवली परमेबल मतलब ये सबको नहीं जाने देंगे, ये थोड़े हायर क्वालिटी के आदमी, मतलब सबको क्यों आने देना है, इनके यहाँ कोई जाए तो लिमिटेड लोग ही जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन जा सकते हैं, CO2 क्यों जाएगा, CO2 को तो बाहर निकालना है सेल से, तो जैसे कि इनके अंदर क्या है, ये सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही जाने दे, इसीलिए इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और ये कैसा है, इट इज फ्रीली परमिएबल, मतलब सब कुछ आ सकते हैं, सब आ सकते हो इनके घर, कोई इनको दिक्कत नहीं है, पर इनके घर सब नहीं जा सकते हो, इनके यहाँ जाने के लिए परमिशन लेना होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे, हम लोगों को क्यों ही बुलाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा, चलिए आपको बोलना, ये किससे बना होता है, इट, पहले किसमें प्रेजेंट है वो लिख लेते, इट इज प्रेजेंट इन, आपको पता है ना हमारा सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, क्या एनिमल में होता है, नो, गलती से भी नहीं, ह्यूमन में होता है, नो, रॉन्ग, तो ये किसमें होता है, प्लांट में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, फंगी में होते हैं, ET से लगा दे रहे, होते तो और भी है, और किसमें नहीं होते वो भी पता होगा, तो पॉइंट बनाने के लिए तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें 5 ही बनाना है, क्या जरूरत है 10 पॉइंट लिखने का। चलते हैं नेक्स्ट, इस लाइन को थोड़ा मोटा बना देते, रुक जाओ। थर्ड पॉइंट इधर क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, कहां प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन, वेरी गुड, बोलना है क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, वेरी गुड, ये सारे ही सेल में होते हैं, ये जो है ये सब सेल में होगा, बट ये सिर्फ प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगी के सेल में होते हैं। फोर्थ पॉइंट, बने किस चीज से होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से बनते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन, कुछ एक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ETC, ये किससे बना होता है, जल्दी बता देना, ये किससे बना है सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो जल्दी से बताना कौन सा लिपिड था, रिवाइज करना है, आप लोग को बताना है कौन से लिपिड का यूज किया गया था, यहाँ पे था फॉस्फोलिपिड, एंड कौन से प्रोटीन, कितने टाइप के प्रोटीन थे, यस 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, पहला था इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो बाहर से सरफेस पे लगा होता है जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, जो सेल के अंदर लगा होता है वो इंटरनल प्रोटीन था। अब 5वां पॉइंट क्या लिखोगे, चलो सोचो, पहले बताया है सेल वॉल जो है इट इज रिजिड, मतलब हार्ड है और नॉन लिविंग है, दूसरा ये फ्रीली परमिएबल है, सबको अपने अंदर आने देता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीजें इनके अंदर जा सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगी, मतलब प्लांट सेल में है, बैक्टीरिया के सेल में है, फंगी में है, एल्गी में है, ये सब में ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज से बना है, तो प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, कमेंट में लिखो, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है, कमेंट में लिखो, एंड फंगी के सेल वॉल किससे बना है, कमेंट में लिखो, मैं नहीं बताऊंगी, जैसे कि मैंने तो नीचे लिख ही दिया, फिर भी कमेंट करना है, तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन एंड काइटिन, ETC, तो ये मैंने 4 पॉइंट सेल वॉल के लिए। अब चाहिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज थिन, ये पतला होता है, लिविंग होते हैं, दूसरा इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, व्हाट इज दिस, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है वो अपने अंदर सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही आने देगा, इनके अंदर सब कुछ नहीं जा सकता है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो इस मेम्ब्रेन को पास करना पड़ेगा, लाइक मतलब सबको ही नहीं जा सकते, सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही अपने अंदर सेल के अंदर जाने देता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है सारे ही सेल में होते हैं, बैक्टीरिया का सेल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, व्हाटएवर जो भी सेल हो सब में ये होंगे। ये बना किससे, इट इज
मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड में भी कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। एंड प्रोटीन में कितने टाइप के प्रोटीन है? तो दो टाइप के, पहला है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो अभी मैंने जो भी पॉइंट लिखाया है 4, आप लोग को बताइए क्या इसमें है कोई डाउट? तो मुझे जल्दी से बताए क्या है आपको इसमें डाउट। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो 4 पॉइंट ही रहने देते हैं, और भी पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आज तो मैं बस इतना ही करने आई। और भी क्वेश्चन, वैसे आपको ना डिफरेंस आपको मिला है एक क्वेश्चन, पहले आपको लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एंड थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करना है खुद से, और फिर आपको अपने नोट से उसको चेक करना है कि क्या आपने सही बनाया या कुछ गलत। ठीक है, तो ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी 5 क्वेश्चन बोला है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपको अभी तक मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे ही बनते हैं। जैसे अभी ही मैंने आपको इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ाया है, दूसरा मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अभी बताया। तो अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा और उसका रिस्पांस जस्ट किया जाएगा। आपका रिस्पांस, आपको कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए, ये तो क्लास को आप वॉच कीजिएगा, और जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया सबको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तो उसमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स अलग ही होगा, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो भी हो, चाहे न्यूक्लियस होगा या जो भी, मैं पहले ही उसको पढ़ा दूंगी। अब ये क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं 1 शॉट भी करा दूंगी। वैसे ना मैं सोच रही हूँ कि जब तक आपका फाइनल एग्जाम होगा सीबीएसई का, उससे पहले आपके तीनों चैप्टर को मुझे कंप्लीट कराना है, क्योंकि क्लास 9th में अभी 3 चैप्टर ही दिए। पहले तो 5 चैप्टर था, जिसको कम करके अभी 3 ही दिया गया। सेल पढ़ाना है, टिश्यू पढ़ाना है, फिर फूड रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ाना है, जो कि आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा लास्ट चैप्टर, बट फिर भी इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सेल को करेंगे, फिर टिश्यू को करेंगे, फिर उसको करेंगे। तो चलिए, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।